डीएम साहब एक पर्सनल गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से एक पुलिस नाका आता है और वहां पर कुछ पुलिस वाले डीएम साहब की उस पर्सनल कार को रुकवा लेते हैं और ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब ड्राइवर अपने कागज दिखा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह के रूल बताकर वह उस ड्राइवर से पैसा ऐंठना चाहते थे। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वो बीच में बोलने लगते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, ये गलत बात है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले वहां पर होते हैं वो इस बात को सुनकर थोड़े से गर्म हो जाते हैं और डीएम साहब को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुम्हें थाने ले जाएंगे और फिर तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है। इस बात को सुनकर डीएम साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वो भी गुस्से में कह देते हैं कि चलो ठीक है, हम थाने ही चलते हैं और देखते हैं तुम हमारा क्या करोगे। आखिर कौन थे वे डीएम साहब जो पर्सनल गाड़ी से इस तरह से जा रहे थे और क्या होता है इस कहानी में, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर एक ऑटो ड्राइवर रहा करता है जिसका नाम है किशन सिंह। किशन सिंह ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है और उसका एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक अभी स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, क्योंकि वह अपने पिता को जब भी देखा करता है तो मन ही मन सोचा करता है कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा जो मेरा पिता ऑटो चलाना बंद कर दे। इसी तरह से बच्चा पढ़ता लिखता रहता है और पिता ऑटो चला चला कर उसको पढ़ाता है। धीरे धीरे उस लड़के अभिषेक की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे अभिषेक की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने घर से ही एग्जाम देने का मन बना लेता है। उसके बाद अभिषेक पूरा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद यूपीएससी के प्री एग्जाम में बैठ जाता है। अब जैसे उसका रिजल्ट आता है तो उसके हौसले एकदम से टूट जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर वो फेल हो चुका था और उसने इस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी ये पता था कि बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और ये तो इस टेस्ट को कर ही देगा, क्योंकि अभिषेक अपने घर के अंदर लगभग 18 घंटे तक पढ़ाई किया करता है और उसके बावजूद भी उस टेस्ट में रह जाता है। इसके बाद अभिषेक को अपने दोस्तों से पता चलता है कि इसकी अगर कोचिंग लेते हैं तो ये टेस्ट आसानी से पास हो जाता है। अब अभिषेक के दिमाग में ये बात आती है, लेकिन उस बात को अपने माता पिता से कहने से हिचकता है, क्योंकि उसके पिता ऑटो चलाया करते हैं तो वह ऑटो चलाकर कब तक उसको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, तो इसी वजह से वह इस बात को नहीं कह पाता है और घर के अंदर गुमसुम सा रहने लगता है। अब उसके पिता जब बेटे को गुमसुम देखते हैं तो उसके पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम इस तरह से क्यों रहते हो, कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा में हो जाएगा, तुम दोबारा से मेहनत करो और मुझे पता है इस बार तुम्हारा जरूर से हो जाएगा। इसके बाद अभिषेक हिम्मत जुटाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी ये हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा। अब इस बात को सुनकर अभिषेक के पिता कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तू दिल्ली चला जा, दिक्कत कहाँ है। तो वो कहता है कि पिताजी दिक्कत केवल इतनी सी है कि वहां पर पढ़ाई करने में थोड़ा सा खर्चा आएगा और मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बना रहूंगा, इसी वजह से मैं ये बात आपसे नहीं कह पा रहा था और मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपके ऊपर बोझ बनूं और आप मेरी पढ़ाई में पैसा लगाएं। उसके बाद उसका पिता उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा मुझे लगता है शायद तू बड़ा हो गया है, लेकिन ये बात समझ लेना माता पिता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। तू हमारी अमूल्य निधि है, अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़े अधिकारी बन गया या तेरी अच्छी सी नौकरी लग गई तो इससे हमें ही फायदा होगा, हमारा भी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। तो तू ऐसा कर, दिल्ली जा और अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू कर, पैसों की चिंता मत कर, सारे पैसे मैं तुझे भेज दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभिषेक वहां से दिल्ली चला जाता है यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए और वहीं पर रहकर कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वहां पर अभिषेक को कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों के दौरान उसने बहुत सारी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था, प्री भी हो गया था, मेन भी हो गया था और इंटरव्यू अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। अब वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। इसके बाद वो अपने पिता के पास फोन करता है और इस खुशी को अपने पिता को बताता है। जैसे उसका पिता सुनता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं और वह वहां के मोहल्ले में चारों तरफ मिठाइयां बांटने लगता है। इसके बाद अभिषेक अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसने अपने पिता का ऑटो चलाना उसी समय बंद करा दिया था जब वो ट्रेनिंग पर गया था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान कुछ वेतन मिला करता है तो उस वेतन को वो अपने घर भेज दिया करता और उसके परिवार वाले आराम से घर के अंदर रहा करते हैं
और कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं है। अभिषेक अपने काम को करता है और काम के दौरान अक्सर उसका ट्रांसफर हो जाया करता है। तो इसी तरह से एक बार फिर से उसका ट्रांसफर हुआ था और एक नए डिस्ट्रिक्ट में उसको ज्वाइनिंग मिल गई थी। वहां पर उसे सरकारी आवास मिला था और वहीं पर रहकर उसे काम करना था। लेकिन अभिषेक बेईमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया करता था और इसी तरह से यहां पर भी करने लगता है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग वहां पर हुई थी तो एक दिन सुबह सुबह वो पुलिस वालों की मीटिंग लेता है और मीटिंग के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। डीएम साहब के घर से वो जगह लगभग 4 किलोमीटर दूर थी और सुबह सुबह साधारण से कपड़ों में डीएम साहब वहां से अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि तुम वापस चले जाओ और जब मुझे आना होगा मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगा। इसके बाद डीएम साहब वहां की मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के बाद वहां से पैदल पैदल चलने लगते हैं। वह मन में सोच रहे थे कि ड्राइवर को क्या बुलाना, ज्यादा दूर थोड़ी ना है, 4 किलोमीटर ही है और इतना सफर तो मैं आसानी से तय कर लूंगा। क्योंकि डीएम साहब जब अपने गांव में रहा करते थे तो वो ढेर सारी दूरी ऐसे ही तय कर लिया करते थे और ये दूरी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो इसी वजह से डीएम साहब सोच रहे हैं कि वह पैदल पैदल ही अपने आवास तक पहुंच जाएंगे और ड्राइवर को अपने पास नहीं बुलाएंगे। उनके दिमाग में कॉलेज के वो दिन याद आ रहे थे जब उसके पिता उसे पढ़ाया करते थे और वो पैदल पैदल ही कॉलेज जाया करते थे और कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं आती थी। इसी फीलिंग को लेने के लिए डीएम साहब पैदल पैदल वहां से अपने आवास के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे 1.5 किलोमीटर का सफर तय होता है तो उनके शरीर में थकान होने लगती है और वो सोचते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है। तो इसी वजह से वो वहीं रोड के किनारे खड़े होकर अपना फोन निकालते हैं और अपने ड्राइवर को फोन ही करने वाले थे। इतनी ही देर में वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर खिड़की खोलकर कहने लगता है कि साहब आपको कहां जाना है। अब इस बात को सुनकर जो डीएम साहब है थोड़े से असमंजस में हैं। वो सोच रहे हैं कि ये टैक्सी नंबर गाड़ी तो नहीं है और ये अपने आप आकर मुझे लिफ्ट देने के लिए क्यों पूछ रहा है। उसके बाद वह कहते हैं कि भाई थोड़ी आगे जाना है, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? तो वो कहता है कि हाँ साहब बैठिए, मैं आपको बेशक से छोड़ दूंगा। डीएम साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठते ही जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि साहब वहां तक जाने के 20 रुपए लगेंगे और 20 रुपए आपको देने होंगे। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि हाँ वो बात तो ठीक है, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो ड्राइवर कहता है कि साहब पूछिए क्या बात है। तो डीएम साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी ये पर्सनल नंबर गाड़ी है और तुम इससे सवारियों का काम करते हो, ये कोई अच्छी बात है? तो वो कहता है कि नहीं साहब ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं एक मालिक की गाड़ी चलाया करता हूं और जब मैं वहां से वापस लौटा करता हूं तो कुछ सवारियां बैठा लिया करता हूं, कम से कम चाय पानी का खर्चा निकल आता है। तो इस बात को सुनकर डीएम साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मेहनत करके अपनी चाय पानी का खर्चा निकाल रहे हो, ना कि ये कि गाड़ी का तेल बेच दिया या फिर टायरों को चेंज करा दिया। इसके बाद ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है कि साहब ये चीज हमने नहीं सीखी है, हमें तो केवल इतना पता है कि जो हमारी मेहनत का है वो हमारे पास कहीं से भी आ जाएगा और जो बेईमानी का हमारे पास किसी का आ गया है तो वो किसी ना किसी काम में हमारा ऐसा लग जाएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद डीएम साहब उसकी इस बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से पुलिस नाका आता है और पुलिस नाके को देखकर उस ड्राइवर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ड्राइवर के चेहरे पे शंका का भाव देखकर जो डीएम साहब वो कहते क्या हुआ? तो वो कहता है कि साहब ये पुलिस वाले हैं, अब ये मुझे रोकेंगे और रोकने के बाद मुझसे पैसा मांगेंगे। मेरे पास कागज भी पूरे हैं लेकिन फिर भी ये तरह तरह के रूल बता देते हैं और उन सभी नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है और उसके बाद ये कुछ पैसा मांगेंगे वरना मेरा चालान करने की धमकी देंगे। तो ड्राइवर ये कहता हुआ गाड़ी को पुलिस वालों के पास रोक देता है कि होना क्या है, ये कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही मानेंगे। इसके बाद गाड़ी रुकती है वहां पर तो एक कांस्टेबल आता है और आने के बाद ड्राइवर से कागज पूछने लगता है। ड्राइवर उनको पूरे कागज दिखा देता है और कागज दिखाने के बाद भी वो जो कांस्टेबल होता है उसी तरह से कुछ रूल बताता है जैसा कि ड्राइवर ने अभी डीएम साहब से कहा था और कहता है कि तुम्हारा 4000 रुपए का चालान होगा और तुम्हें चालान भुगतना पड़ेगा। अब ड्राइवर कांस्टेबल साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब जाने दो, मेरी गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी है, मालिक गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चलेगा तो। लेकिन तभी कांस्टेबल कहता है कि मालिक से बात कराओ, अगर मालिक की गाड़ी है या फिर तुम्हारे पास पैसे हो तो कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद ड्राइवर कहता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप भले ही मालिक से बात कर लो। इसके बाद ड्राइवर अपना फोन निकालता है लेकिन तभी जो डीएम साहब होते हैं वो ड्राइवर को फोन निकालने से मना करते हैं और हवलदार से खुद बातें करने लगते हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं और हवलदार के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि देखो पहले तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम किसी गाड़ी को रोकते हो तो तुम्हारे पास ट्रैफिक पुलिस जरूर से होनी चाहिए और तुम कांस्टेबल होकर तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? अब यह बात जैसे वो हवलदार सुनता है तो उसे एकदम से डीएम साहब पर गुस्सा आने लगता है। तो बड़े ही रुबाब में कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ कानून ज्यादा ही आता है और तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा।
इसके बाद डीएम साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कानून तो मुझे इतना आता है कि अगर मैंने तुम्हें कानून सिखाया तो तुम लोगों को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर हवलदार और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें थाने ले चलने की धमकी देने लगता है। तो डीएम साहब कहते हैं कि चलो थाने में तुम भला हमारा क्या कर लोगे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम हमसे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। इसके बाद वो हवलदार गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठने के बाद डीएम साहब उस ड्राइवर को वहां पर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ड्राइवर हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है, तभी डीएम साहब उसको रोकते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जितना भी फाइन बनेगा उस फाइन को मैं दे दूंगा और आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हवलदार साहब उन्हें थाने ले आए थे और थाने के बाहर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठा दिया था और कहा था कि थोड़ी देर में बड़े साहब आने वाले हैं और वो तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाएंगे कि किस तरह का कानून होता है और किस तरह से कानून का पालन किया जाता है। ऐसा कहकर हवलदार साहब थाने के अंदर चले गए थे और बाहर बेंच पर डीएम साहब और वह ड्राइवर बैठा हुआ था। अब ड्राइवर कहने लगता है कि साहब आप क्यों पचड़े में पड़ रहे हो, मैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूं और उसके बाद ही हमें जाने देंगे। लेकिन तभी डीएम साहब अपनी असलियत उस ड्राइवर को बता देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूं, आपको कैसी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जरा मैं भी तो देखूं यहाँ पर पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं। अब इस बात को देखकर जो ड्राइवर है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि एक डीएम साहब इस तरह से कैसे घूमते हुए मिल गए। थोड़ी देर बाद अंदर से दरोगा साहब आते हैं और दरोगा साहब आने के बाद डीएम साहब पर डांट फटकार लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बड़ा कानून आता है, तुम्हें जेल के अंदर बंद करूंगा, तब तुम्हें कानून के बारे में पता चलेगा। इसके बाद डीएम साहब अब भी मुस्कुरा रहे थे और खड़े होकर उस दरोगा से कहने लगते हैं कि देखिए सर, अगर मैंने अपना कानून आपको दिखा दिया तो शायद आप सभी लोग मुझसे माफी मांगने लगोगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगोगे। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि कौन है तू, कहीं का कोई कलेक्टर है क्या जो हम तेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे? तो डीएम साहब कहते हैं कि कलेक्टर के सामने ही गिड़गिड़ाओगे क्या? मैं आम नागरिक हूं और आम नागरिक के ढेर सारे अधिकार होते हैं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये सब कुछ कानून के खिलाफ है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह डीएम साहब से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी डीएम साहब कहते हैं कि 1 मिनट रुको और 1 मिनट में तुम्हारी सारी दादागिरी बाहर निकल आएगी। इसके बाद डीएम साहब फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद एसपी साहब को फोन मिला देते हैं। फोन मिलाने के बाद कहते हैं कि आपके इस थाने पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहां पर आपके दरोगा ने, जिसका नाम ये है, उसने मुझे रोक रखा है। इस बात को सुनकर एसपी साहब फौरन अपने आवाज से सीधा उस थाने पर पहुंच जाते हैं और जैसे एसपी साहब को वहां आता हुआ देखते हैं तो सभी पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब आने के बाद उन पुलिस वालों को बताते हैं कि जिन्हें तुमने रोक के रखा है ये और कोई नहीं, यहाँ के डीएम है और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद जो थाने के जितने भी पुलिस वाले थे वो सभी उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ के कलेक्टर हैं। लेकिन डीएम साहब उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाते। वो साफ साफ उनसे बोल देते हैं कि बुराई को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद डीएम साहब उन पर उचित कार्रवाई करते हैं और वहां से उस पर्सनल नंबर गाड़ी वाले को भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी चालान नहीं होगा और फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कैसी भी दिक्कत हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो और तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर इन सभी बातों को देखकर बड़ा ही हैरान है और हैरानी की हालत में वो वहां से चला जाता है। डीएम साहब अपनी गाड़ी को बुलाते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने सरकारी आवास पर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद शाम को उनके पिता का फोन आता है और वे अपने पिता को आज का पूरा वाकया बताते हैं। तो उनका पिता कहता है कि बेटा इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करो ताकि हमें तुम पर गर्व हो और कहीं भी हम ये बात कह सके कि हमारा बेटा किसी भी तरह के गलत कामों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऑटो चलाने वाले के लड़के की जो कि डीएम बना और डीएम बनने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसके बारे में खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।